गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कंटूरिंग का नेक्स्ट पार्ट डील करेंगे। ये कंटूर पे आपका सेकंड लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि कंटूर इंटरवल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हिल के बारे में बता दिया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे, क्या नाम है, जैसे जो केस हो जाएगा वैली के केस में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वैली के केस में हम लोग जो है बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चल, तो लो लाइंग फॉर्म पहला था। हाई लाइंग फॉर्म्स मतलब जो हाइट पे पॉइंट्स होते हैं उनका कैसे बनेगा आपका कंटूर। अब जो हम बात करने वाले हैं वो लो लाइंग एरिया के बारे में बात करने वाले हैं। लो लाइन का मतलब वैली हो सकता है, जहाँ पे गड्ढा हो सकता है, जहाँ पे मिट्टी का कटाव हो सकता है, वहाँ के कंटूर कैसे बनते हैं ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। आपके एग्ज़ाम में सिंपल पूछेगा कि कहाँ पे जो आपके इंटरवल होते हैं जो कंटूर बनता है वो कंटूर आपका क्लोज कहाँ पे होता है और ओपन कहाँ पे होता है। जैसे सपोज दैट कि आपका माउंटेन में क्लोज बनता है, ठीक है। जो स्टीप स्लोप होते हैं वहाँ पे क्लोज बनता है। जहाँ पे जेंटल स्लोप होता है वहाँ पे कंटूर थोड़ा दूर दूर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? थोड़ा दूर दूर मिलते हैं, ठीक है। चल, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बातें करते हैं, क्लियर। तो आ जाते हैं। द मोस्ट कॉमन अमंग द लो लाइंग फॉर्म्स आर रवाइन वैली। देखिए, जो रवाइन वैली होती है ये मिट्टी के कटाव से बनती है। रवाइन वैली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो ब्रह्मपुत्र नदी है। उस ब्रह्मपुत्र नदी का जो असम वैली का क्षेत्र है वहाँ पे रवाइन वैली बनती है। मिट्टी का कटाव हो जाता है, एक साइड की मिट्टी कट जाती है तो उसे वैली बोलते हैं। इसका नाम पड़ गया रवाइन। रवाइन का मतलब नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रिवर के फॉर्मेशन से बनती है, ठीक। तो ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिल जाएगा। रवाइन होता क्या है? इज़ अ थ्रू का मतलब होता है गड्ढा टाइप का जो निचला पार्ट होता है। एक होता है अपर पार्ट, एक होता है नीचे का पार्ट, उसे बोलते हैं दिस इज ट्रफ। दिस इज कॉल्ड ट्रफ। दिस इज लो लाइन, दिस इज लो लाइंग एरिया। लाइक डिप्रेशन द अर्थ सरफेस एलोंगेटेड इन द वन डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में एलोंगेशन होता है। एक ही डायरेक्शन में वो थोड़ा सा एलोंगेटेड होती है, लेंथ के डायरेक्शन में क्या होती है? एलोंगेटेड होती है, ठीक है। चल, elongated in one direction with the bottom and inclined toward the side, और ये inclined होती है किधर की तरफ? साइड की तरफ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो वैली जैसे ही फॉर्म हो जाती है। इस तरीके से मिट्टी कट गई, एक साइड में बहुत ज़्यादा मिट्टी कट गई, तब ऐसा फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक। इट इज़ अ डिप्रेशन वाश्ड आउट इन द ग्राउंड बाई द फ्लोइंग वाटर। मिट्टी वाटर के फ्लो होने के कारण यहाँ पे क्या होता है? एक साइड की मिट्टी कट जाती है। आप गंगा रिवर में भी देख सकते हो, जहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक। चलो, फिर बात करते हैं वैली की। इट इज़ अ ब्रॉड रवाइन। ये थोड़ा सा बड़ी हो जाती है। वैली तब फॉर्मेशन होता है जब थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए। ब्रॉड का मतलब है थोड़ा सा उसकी चौड़ाई बढ़ जाए, तब उसको बोल पाओगे वैली, ठीक है। इट इज़ अ ब्रॉड रवाइन विथ अ जेंटल बॉटम स्लोप। यहाँ पे जो वैली होती है ना, वैली का जो स्लोप नीचे का होता है वो थोड़ा सा जेंटल होता है। इनके बीच में स्लोप थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो जेंटल स्लोप होता है, क्लियर। चल, आगे बढ़ते हैं। जेंटल स्लोपिंग बॉटम, कैजुअली द स्लोप इज वी जैसा स्लोप होता है। द कंटूर रन क्लोज टू वी। इसके पास में जो कंटूर्स होते हैं, ज़्यादातर कंटूर आपको यहीं पे मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इस तरीके से। तो क्लोजली स्पेस जो कंटूर आपको मिलेंगे ना वो यहीं पे आसपास में ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्रेशन। क्या होता है? इन केस द ग्राउंड इज़ लो। अगर आपका कोई ग्राउंड क्या है? लो लाइंग एरिया है। जैसे ये मान ले कि आपका अर्थ का सरफेस है या कोई ग्राउंड लेवल, उससे नीचे वाला एरिया जो होता है वो डिप्रेशन कहलाता है। इन केस द ग्राउंड इज़ लो एज कम्पेयर टू अदर सराउंडिंग ग्राउंड एंड द साइड स्लोप जेंटली, इसे बोलते हैं डिप्रेशन। ऐसा नहीं है जैसे ये एरिया हो गया, देखो एक ये लैंड का एरिया है, पड़ोस में एक ये है, तो ये वाला एरिया जो कहलाएगा, इससे जो थोड़ा सा ये कम स्लोप पे है नीचे वाले एरिया पे, तो दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन कहलाता है, ठीक। चल, आगे बढ़ते हैं। द कंटूर्स विल बी क्वाइट फ्यू एंड फार अपार्ट। डिप्रेशन वाले केस में जो आपके कंटूर्स होते हैं वो थोड़ा सा कम आते हैं, थोड़ा दूर दूर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? दूर दूर। तो इस चीज़ की जानकारी आपको दे दी। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। कुछ टेक्निकल नाम है। वन द वैली फ्लोर इज़ वेरी नैरो। अगर वैली के जो फ्लोर लेवल है, वैली का जो ये फ्लोर लेवल है, बॉटम का जो नीचे का पोर्शन है, वो अगर बहुत नैरो है, नैरो इन द सेंस अगर मान लिया कुछ इस तरीके से वैली बनने कोई बहुत ही नैरो है, एंड स्टीप साइड स्लोप टेरेन, इट इज़ टर्म्ड एज गॉर्ज। तो इसको बोलते हैं गॉर्ज।
देखिए गॉर्ज का फॉर्मेशन होता है जब मिट्टी का काफ़ी ज़्यादा कटाव, इसको खंडहर बोलते हैं, खंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खंड। गॉर्ज को जब कोई नदी ब्रह्मपुत्र जैसे गिरती है असम में, अरुणाचल प्रदेश में जब यू टर्न लेती है तो वहाँ पे गहरे गॉर्ज में गिरती है, तो एक खंडहर टाइप का बन जाता है। तब जब रिवर आपकी बहुत हाइट से गिरती है ना, तभी ये निर्माण होता है। तो गॉर्ज का निर्माण कब होता है, जब किसी ऊंचाई से नदी अपना पानी गिराती है तो नीचे की मिट्टी कट जाने के कारण वहाँ पे गॉर्ज का निर्माण होता है। ठीक है, हर जगह नहीं होता, जहाँ पे पानी के पास हेड ज़्यादा होगा, पानी के पास में एनर्जी ज़्यादा होगी, पानी के पास में ताकत ज़्यादा होगी, तभी आपका गॉर्ज का फॉर्मेशन होता है। एंड इन माउंटेन एज कैनन, अगर ये चीज़ माउंटेन में होती है तो उसका नाम होता है कैनन, उसका नाम होता है कैनन, बिकॉज द स्टीफनेस ऑफ द साइड आपके द कंटूर आर क्राउडेड। कैनन में क्या होता है कि जो आपके कंटूर्स होते हैं क्राउडेड होते हैं, क्राउडेड का मतलब ये होता है आस-पास में होते हैं। ठीक है, तो ये बात है। ये वैली का मैंने डायग्राम बना दिया। इसमें क्या किया, देखिए इसका जो आरएल होगा कम होगा, इसका आरएल और ज़्यादा, इसका आरएल और ज़्यादा, इसका आरएल एक और ज़्यादा। इसको प्रोजेक्ट किया यहाँ पे, इसको प्रोजेक्ट किया यहाँ पे, इसको प्रोजेक्ट किया यहाँ पे, फिर सब लाइन को ज्वाइन कर दिया। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेम एलिवेशन इज कॉल्ड अ कंटूर। ठीक, तो आप देखोगे जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा वो बीचों बीच में होगा। ठीक है, सबसे मतलब ये जो नीचे का पॉइंट होगा 60 वाला वो बीचों बीच होगा, और जो बाहर का हाईएस्ट पॉइंट होगा वो सबसे बाहर होगा। बट माउंटेन में या आपका हिल के केस में ये उल्टा होता था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है वैली लाइन। क्या होती है, द स्लोप ऑफ रेवाइन इंटरसेक्ट। जो सारी रवाइंस होती हैं, जो भी रिवर से कटने के बाद बनती हैं, उनको ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो द स्लोप ऑफ द रवाइन इंटरसेक्ट अलॉन्ग द लाइन रिफर्ड एज द एक्सिस ऑफ द रवाइन। इसका मैंने डायग्राम बनाया है, दैट इज़ वैली लाइन। तो इन सबको ज्वाइन कर दोगे। अगर ये रवाइन के कंटूर्स हैं, ये मान लें कंटूर है रवाइन के, इनको ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट्स होगा दिस इज कॉल्ड रवाइन लाइन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वैली लाइन। सिमिलरली ऐसा होता है रिज लाइन में भी, ऐसा निकल के आता है। रिज लाइन अ लाइन अलॉन्ग विद द स्लोप्स इंटरसेक्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्लोप ऑफ रवाइन था, यहाँ पे है लाइन अलॉन्ग विथ स्लोप्स इंटरसेक्ट, इट इज रिफर टू एज एक्सिस ऑफ रिज वाटरशेड। वाटरशेड कोई वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी इन द सेंस अगर आप देखोगे जब कोई दो नदियाँ एक दूसरे से अलग करती, सपोज दैट ये है इस तरीके से एरिया, इसको बोलते हैं वाटरशेड। दिस इज कॉल्ड वाटर शेड। आपको हाइड्रोलॉजी में पढ़ाया जाता है वाटरशेड कि वाटरशेड क्या होता है कि दो नदियों का क्षेत्र को बंटवारा करना। मान लीजिए ये माउंटेन के इधर कोई एक रिवर बह रही है, एक रिवर इधर बह रही है, तो एक रिवर इधर बह रही है, एक रिवर इधर बह रही है, दोनों का अपना अलग अलग है, तो उसको जब डिवाइड करते हैं तो उसे बोलते हैं वाटरशेड। तो इसलिए आप देख सकते हो कि इसका रिज लाइन ये आपकी बन जाएगी। तो ये रिज लाइन, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले जितने भी माउंटेन्स होंगे उनको सबको क्या बोलोगे, रिज लाइन बोलोगे। तो इतनी हाइट वाले जितने भी पॉइंट्स निकल के आएंगे उन्हें बोलेंगे रिज लाइन। तो रिज लाइन आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, ध्यान देना, ये कॉनकेव टाइप है, ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स टाइप का है, ये इस टाइप का है कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स टाइप का। तो ये पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। फिर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, सैडल पॉइंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, बस आपके ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाता है कि मान लिया कि आपका जो स्लोप है वो जेंटल है, तो आपको लार्जर कंटूर इंटरवल ले सकते हो। ठीक, और मान लिया कि आपका स्टीप है तो आप नहीं ले सकते। स्टीप स्लोप में आपकी लाइनें क्लोज होंगी, बट जेंटल स्लोप में जो कंटूर होंगे वो दूर दूर होंगे। ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अभी मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई नहीं, वो प्रॉपर्टी मैं लिखवाऊँगा। अभी सैडल के बारे में देख लेते हैं, वर्टिकल क्लिफ के बारे में देख लेते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो इनके सबके बारे में जानकारी आपको होना जरूरी है। ठीक, अब बात करते हैं सैडल क्या होता है।
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है उसके बारे में डील करते हैं, दैट इज़ सैडल। तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़, अब हम बात करेंगे दैट इज़ सैडल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सैडल। सैडल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सैडल होता है द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द वाटर सेड, द लोवेस्ट पॉइंट, द लोवेस्ट पॉइंट्स ऑन द वाटर सेड, ऑन द वाटर सेड। वाटर से समझते हो जो दो बाउंड्री को डिवाइड करता है, वाटर सेड आर नोन एज पैसेज, इसको बोलते हैं पैसेज। द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द वाटर सेड इज नोन एज पैसेज, इसको दर्रा बोलते हो, पास, इसको क्या बोलते हो, दर्रा। तो दिस इज पास का मतलब होता है दर्रा। सुना होगा ना ज्योग्राफी में, दर्रे याद करते हो, जोजिला, लिपुलेख, बोमडीला, डिप्पू, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। थाल घाट, घोर घाट, वो कहाँ पे होते हैं, यही पॉइंट होते हैं। पर्वत से थोड़ी निकाल दोगे, नीचे वाले पॉइंट्स होते हैं, वहीं से एक रास्ता काट के दूसरा रास्ता दूसरे देश से जोड़ दिया जाता है। तो माउंटेन में इन दर्रों की मदद से ही एक देश से दूसरे देश की तरफ हम लोग जाते हैं। जैसे उत्तराखंड से आप हिमालय की तरफ। दूसरी बात, जोजिला में बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, बनिहाल दर्रा नाम सुना होगा। तो ये वही पॉइंट्स होते हैं। द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द वाटर सेड आर नोन एज दिस। वाटर सेड जिससे कोई माउंटेन अलग करता है। अ पास इज नैरो, अ पास इज नैरो, ये नैरो हो सकता है। अ पास इज नैरो, लो लैंड, लो लैंड नीचे का एरिया होता है लेकिन नैरो होता है, सकरा होता है, इसलिए दर्रे थोड़ा सकरे होते हैं, लो लैंड। पासिंग थ्रू हाई माउंटेन, आपने सुना भी होगा काराकोरम, लद्दाख रेंज, हिमालय पर्वत, पासिंग थ्रू। तो देखो एकदम ज्योग्राफी है ये आपका, पासिंग थ्रू हाई माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स ऑन आइदर साइड, आइदर साइड, ऑन आइदर साइड, आइदर साइड, आइदर साइड्स, ठीक है, आइदर साइड्स, ओके। चल, तो दैट इज़ द हाई माउंटेन ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड्स हो सकता है, क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सम टाइम दिस नैरो लो लैंड इज कट बाई, sometimes this narrow lowland, narrow lowland, this narrow lowland is cut by, is cut, this is cut back by, cut back by the stream, किसी नदी के द्वारा ये कट हो जाती है। समटाइम दिस नैरो लोलैंड इज कट बाई द स्ट्रीम्स, दिस स्टीप साइडेड डिप्रेशन इज नोन एज, दिस स्टीप साइडेड, जो नदी के कारण जो कटाव हो जाता है, साइड डिप्रेशन इज नोन एज कोल, इसका नाम होता है दिस इज कोल, ठीक है, इट इज कॉल्ड कोल। व्हेन द डिप्रेशन इज ब्रॉड, व्हेन द डिप्रेशन इज ब्रॉड, अगर आपका डिप्रेशन ब्रॉड है, एंड इज लो, एंड इज लो, it is known as saddle, it is known as saddle। अब डायग्राम से देखते हैं सारी चीज़ों को। देखो यहाँ पे सारे डायग्राम्स को एक बार थोड़ा सा क्लैरिटी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलो ऐसे समझ सकते हो, जैसे सपोज दैट कि आपके पास में दो डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, दैट इज़ सपोज दैट इस तरीके से कोई माउंटेन है, ठीक है, उसके पास में एक और चीज़ है इस तरीके से। तो ये जो बीच का पोर्शन आप देख रहे हो ये वाला,
ये आपका क्या कहलाएगा, सैडल कहलाएगा। अगर ये बहुत ही ब्रॉड है तो सैडल कहलाएगा, अगर बहुत ही स्टीप है तो उसे कोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोल। तो इस तरीके से। या और अच्छा एग्जांपल देखो, गांव में आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से जो टीन डाली जाती है उसमें भी ऊपर नीचे उठा होता है, तो ये पीक होता है। ये जो नीचे का पोर्शन देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड सैडल, दिस इज कॉल्ड सैडल। अगर ये थोड़ा ब्रॉड है तो सैडल है। अगर मान लें नैरो होता, देखो नैरो बना के दिखा देता हूँ, नैरो, थोड़ा सा नैरो बना देता हूँ, तो इसको बोलोगे कोल। दोनों में अंतर है, ब्रॉड होगा, दिस इज ब्रॉड है, दिस इज नैरो है। अगर नैरो है तो कोल है, ब्रॉड है तो सैडल है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप ध्यान दे सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पीक, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। इसके जो कंटूर आप बनाओगे तो इस तरीके से बनते हैं, सैडल के हैं। जैसे ये बड़ा वाला कंटूर बनेगा, ये दोनों को मिला के इसके कुछ आरएल दिए होंगे, 100, 200, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं, 100 हो सकता है, 1200 हो सकता है, उसके बाद में मान लेते हैं 1300, 1400, इस तरीके से इसके आरएल हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले इस वाली पहाड़ी का आरएल बना लो, इस वाली पहाड़ी का बना लो। उसके बीच का पार्ट जो दर्रा कहलाता है, ये जो पास है यहाँ से रास्ता निकालता है, तो दैट इज़ कॉल्ड पास, इसी को दर्रा बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि भाई आप यहाँ से तो गाड़ी निकाल नहीं पाओगे, यहाँ पे तो बहुत ऊंचा नीचा होता है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट मिल जाता है, यहीं से रास्ता निकल जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ये बड़ा वाला कंटूर बन जाएगा आपका, दिस इज़ बड़ा वाला, सबको मिला करके कंटूर बनेगा, जो कि आपका पूरे वाले का बनेगा। अब छोटे छोटों का निर्माण करूँ तो इसका कंटूर कुछ इस तरीके से आएगा, दैट इज़ छोटे वाले का कंटूर कुछ इस तरीके से आएगा। फिर दूसरे वाले का कंटूर थोड़ा बड़ा आएगा, दिस इज़ बड़ा कंटूर आएगा। दोनों को कंबाइंड कर दोगे तो एक आपका बन जाएगा। तो आपसे पूछ लेगा, दो डायग्राम बना के बना दिया, कह देगा कि दो कंटूर बनेंगे। तो दो कंटूर किस में बनेंगे, जब आपका कोई सैडल पॉइंट होगा या वहाँ पे कोई दर्रा होगा, तो उस केस में आपका बन जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिफ। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उसके बारे में डील करते हैं। नाम सुना होगा, वर्टिकल क्लिफ, ये क्लिफ, इस तरीके से नाम सुनते हो, ठीक। चल, तो इसमें लिखते हैं दैट इज दीज आर द स्टीप रॉक्स, दीज आर द स्टीप रॉक्स। एक ऐसी चट्टानें होते हैं, स्टीप रॉक्स होती हैं। दीज आर द स्टीप रॉक्स फेसेस अलॉन्ग, फेसेस अलॉन्ग। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ इस तरीके से आप देखोगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे इसमें तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं, ठीक है। दैट इज़ वर्टिकल फेसेस, रॉक फेसेस अलॉन्ग द, दैट इज़ अलॉन्ग द सी कोस्ट। ज़्यादातर ये आपको सी कोस्ट पे दिख जाएंगे, दैट इज़ सी कोस्ट। जो समुद्र तट होता है ना, वहाँ पे आपको इस चीज़ की जानकारी ज़्यादा मिलेगी। एंड मे बी वर्टिकल, एंड मे बी वर्टिकल, may be vertical, okay, may be vertical where the contour lines coincide, where the contour lines, जहाँ पे contour lines coincided with, that is coincide with each other, coincide with each other, ठीक है। और एन ओवरहैंगिंग क्लिफ, दोनों में अंतर है। एक तो होगा क्लिफ, दूसरा हेडिंग डाल दो ओवरहैंगिंग क्लिफ, दोनों में अंतर है। ओवरहैंगिंग, दैट इज ओवरहैंगिंग क्लिफ, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक। These are the steep rocks faces along the sea coast and may be vertical where the contour lines coincided। अब बात जो करने वाले हैं that is overhanging cliff के बारे में, ठीक है। Where the contours lines, where the contour, ये बहुत important है, where the contour lines intersect
ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जो कंटूर की लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं कहाँ पे, एक दूसरे के पास में। क्लियर है? अब इसका डायग्राम देखते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं तो बेटर तरीके से हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्टिकल क्लिप के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल क्लिप क्या होता है, ओवर हैंगिंग क्लिप क्या होता है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो इस चीज़ की जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो दोनों में अंतर है, एक में क्या कहते हैं आपका मैच कर जाएगा। चलो सपोज दैट मैं एग्जांपल डायग्राम बना रहा हूँ, देखो इसको एक बॉक्स के अंदर बनाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। मैं सबसे पहले जो डायग्राम बना रहा हूँ वो आपका क्लिफ का डायग्राम बना रहा हूँ। किसका? क्लिफ। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ये लाइन जो लिखी ना इंटरसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे कंटूर क्या होने लगते हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करने लगते हैं। हालांकि आपने देखा था कि कंटूर कोई, जैसे नॉर्मल कंटूर की बात करोगे तो एक कंटूर एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। किसमें? वर्टिकल ओवर हैंगिंग में और आपका क्लिप के केस में, यहाँ पे आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, चलो तो मैं इसको डायग्राम के कंटूर्स को भी दिखा रहा हूँ, दोनों डायग्राम दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो इस तरीके से सपोज दैट इसके RL दे रखे 0, 50, 100, 200, 300, इस तरीके से दे रखे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ दैट इज़ वर्टिकल क्लिप के बारे में बात कर रहा हूँ। दैट इज़ कुछ इस तरीके से होती, ऐसे बनी होती है। वर्टिकल क्लिप क्या होता है, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर होती है। दीज आर द स्टीपर रॉक्स होती हैं। देखो ये स्टीप रॉक है, इसका स्लोप कुछ ज़्यादा होगा, थीटा इज़ वेरी वेरी हाई। स्टीपर रॉक्स फेसेस अलोंग द सी कोस्ट, तो सी के इसका जो फेस है, इसका जो चेहरा है वो समुद्र कोस्ट की तरफ मुड़ा होता है, कुछ ऐसे होता है। देखो कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ये आपका हो जाएगा सी कोस्ट की तरफ। ठीक, अब इनके जो RLs होते हैं इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके जो कंटूर्स बनते हैं वो कुछ इस तरीके से, दैट इज़ कंटूर इस तरीके से एक ही पॉइंट पे आ जा करके सारे मिल जाएंगे इस तरीके से, ये इसके कंटूर बनते हैं। ठीक है, ये कंटूर आपके हो जाते हैं। दैट इज़ जो भी आपने माना वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आपके आ जाएंगे। दैट इज़ जो भी इसके RL होंगे, 150 है, किसी का 200 है, जो भी हो उसको आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी RLs इसके आएंगे, तो इस तरीके से आपको ध्यान क्या रखना है, ये स्टीपर होते हैं, सी कोस्ट की तरफ फेस होते हैं और वर्टिकल होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसमें कंटूर लाइंस कोइंसाइड विथ ईच अदर, इसमें कंटूर लाइंस क्या होती हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं। तो ये जो कंटूर आप देख रहे हो ये क्या हो जाती है, कोइंसाइड हो जाते हैं। ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं। तो यही इसको थोड़ा सा इसकी पहचान है। नेक्स्ट है ओवर हैंगिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ ओवर हैंगिंग। इसको इस तरीके से बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको मैं डायग्राम को थोड़ा सा रफ करके बना रहा हूँ तो बेटर रहेगा। कुछ इसके RL जो है ना कोइंसाइड करेंगे, इसको मैं रफ करके दूसरा डायग्राम बनाऊंगा, वो सही है, बस थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे आपके जो कुछ जो कंटूर इंटरवल्स हैं वो कोइंसाइड करेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कोइंसाइड करेंगे थोड़ा सा इस तरीके से, बाकी आप बनाते चले जाओ। तो कुछ कोइंसाइड करेंगे, मतलब आपका इसे 50 है तो ये 50 हो सकता है, ये वाला हो, अगला 100 हो सकता है, 150 हो सकता है और ये 200 हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोइंसाइड करते हैं और ओवर हैंगिंग में आपके इंटरसेक्ट करते हैं, तो दोनों में अंतर है। कोइंसाइड करना अलग चीज़ है, कोइंसाइड का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पे सभी लोग आ रहे हैं। ठीक है, ये होता है कोइंसिड। और जो कट होता है वो कट होता है दैट इज़, अगर मान लिया कि कोई कंटूर ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे आ गया तो वो कट करना हो जाता है। तो कट करना और आपका कोइंसाइड करना दोनों बातें अलग अलग हैं। कोइंसाइड करेंगे कंटूर्स किस में, क्लिप के केस में। ओवर हैंगिंग के केस में क्या होगा, आपका
ओवर हैंगिंग के केस में आपका वहाँ पे दैट इज़ कट करना शुरू कर देंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट आपकी निकल के आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आप डिस्कशन करते हैं, ओवर हैंगिंग के बारे में बात थोड़ा सा करते हैं। तो नेक्स्ट ओवर हैंगिंग का डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो मैं डायग्राम को बना दिया हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। तो लगभग इसमें जो है कोइंसाइड करना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ ओवर हैंगिंग का डायग्राम कुछ कैसा दिखाई पड़ता है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। दैट इज़ ओवर हैंगिंग की बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दैट इज ओवर हैंगिंग का डायग्राम बनाते हैं। दैट इज ओवर हैंगिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें ब्रैकेट में लिख लो, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, क्या इंटरसेक्ट कंटूर्स, ठीक। चल ओके, चल आगे बढ़ते हैं। दैट इज और इम्पॉर्टेंट बातें क्या निकल के आती हैं, दैट इज़ अब इसका डायग्राम देखते हैं। सपोज दैट कि इसका डायग्राम देखते हैं, इसको एक बॉक्स के अंदर ही बना के देखते हैं। डायग्राम कुछ ऐसा है, सपोज दैट एक ग्राउंड है, वर्टिकल क्लिप्स, ठीक। चल इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। दैट इज़ इस तरीके से, थोड़ा सा और इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं, रफ करके थोड़ा सा इसको थोड़ा चेंज बनाते हैं। दैट इज़ इसको थोड़ा सा चेंज करके बनाते हैं, ऐसा ही कुछ होती है, ठीक है। दैट इज़ इस तरीके से बना सकते हो। मैं दूसरा डायग्राम ले लेता हूँ एक बार। तो इसको थोड़ा और स्टीप बनाओ तो बेटर रहेगा। दैट इज़ इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग क्लिप, ठीक है। इसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स आएंगे। दैट इज़ सपोज दैट ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसका आरएल आपको यहाँ पे डिनोट करना है, ठीक। उसके बाद में आप देखोगे ये पॉइंट है, इसका देखो जो ये आपका है, दिस इज इसका आरएल मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, सपोज दैट 100 है, ठीक है। इसका आरएल मान लेते हैं, दैट इज़ ये वाला आरएल है, सपोज दैट 200 है। सारे तो नहीं बनाऊंगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये 80 मान लेते हैं, दैट इज़ 80। बीच में कोई और पॉइंट मानना चाहो, 100 हो गया, 150 मान लेते हैं, है ना। क्लियर है। चल अब देखो, जो पॉइंट्स अंदर हैं उनको ज्वाइन करके कंटूर पहले बनाओ। ये पॉइंट्स और ये पॉइंट एक पास में, तो इनको ज्वाइन जब करोगे ना आप, चलो मैं बना देता हूँ। पहले तो 80 वाला पॉइंट ये हो जाएगा, ये 100 वाला पॉइंट हो जाएगा। एक काम करते हैं, सारे कंटूर को बनाते हैं। देखो ये 100 वाले पॉइंट्स हैं, तो इसका ये लाइन हो जाएगा, एक लाइन ये हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। तो आप क्या देखोगे कि इसमें जो है 100 वाला पॉइंट ये है, तो इसको ज्वाइन करते हैं। देखो ये आपका कंटूर बन जाएगा। आप कुछ मत करना, वर्टिकल क्लिप कैसी होती है सेम वैसे ही बना के कोशिश करिएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपका 150 वाला ये है। आप देखना कट करना शुरू हो गया भाई, इसी को तो ज्वाइन करके बनाओगे। अब देखो ये कंटूर एक दूसरे को क्या कट कर रहे हैं, दिस इज कट, इंटरसेक्ट कंटूर, इंटरसेक्ट कंटूर, इंटरसेक्ट कंटूर। तो आप देख पाओगे ओवर हैंगिंग, जैसे इसे लटकी है कुछ इस तरीके, कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो ओवर हैंगिंग होती है। एक आप डायग्राम इमेज पे जा करके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा ओवर हैंगिंग क्लिप, 4-5 डायग्राम दिख जाएंगे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो वो नेचुरल फीचर आपको दिखाई पड़ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जहाँ पे बारिश बहुत होती है, कुछ आपके समुद्र के या आपको बोल सकते हो जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, ठीक। फिर आप देखोगे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है।
तो आप देख सकते हो कि जो आपका ओवर हैंगिंग क्लिफ होगा वहाँ पे आपको कट कर जाएंगे कंटूर्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। ये है एग्जांपल आपका ओवर हैंगिंग क्लिफ का, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जो क्लिफ होता है, क्लिफ के केस में क्या होता है कि आपके सारे जो होते हैं ना, जो आपके आरएल्स होते हैं या कंटूर इंटरवल होते हैं या जो कंटूर होते हैं, वो एक दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करके कोइंसाइड करना शुरू कर जाते हैं। मतलब उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो सेम पॉइंट से होती है। ऐसा इसलिए होता है, आप इसका भी देखोगे, जो भी आरएल होगा इसका भी स्लोप ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इनका स्लोप लगभग सबका समान है। जब सेम लाइन ऑफ एलिवेशन आ जाएगा तो ये एक दूसरे पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। देखो इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल लगभग समान है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी लगभग 60 या 61 के आसपास है, ये भी 62 डिग्री, 63 डिग्री। तो इन सब का स्लोप क्या है ना, समान हो जाता है। जब स्लोप बहुत समान हो जाएगा तो जो कंटूर का इंटरवल है, ठीक है, स्लोप समान है, इसका मतलब है सारे कंटूर जब बनाओगे तो एक ही पॉइंट से उनका उद्गम होगा, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे, इसलिए ये कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक। लेकिन इस केस में आप स्लोप अलग अलग देखो, यहाँ पे स्लोप कुछ और होगा, यहाँ का स्लोप कुछ और होगा, यहाँ का स्लोप कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और है, यहाँ का बदल रहा है। जहाँ स्लोप बदले वहाँ पे आपके जो कंटूर होंगे, कहीं पे देखो स्लो, यहाँ पे देखो स्लोप क्या हो रहा है, 30 डिग्री है मान लिया, फिर आगे 50 हो गया, फिर से कम हो गया, फिर से ज़्यादा हो गया। तब जब स्लोप कभी बहुत वेरी करेगा ना तो ओवर हैंगिंग क्लिफ हो जाता है। जब स्लोप लगभग, देखिए इसका वर्टिकल फेस मैंने डिफिनीशन लिखवाई थी, जो सी के कोस्ट होता है उसमें जो वर्टिकल फेस होता है वो फेसेस होता है किधर के साइड में, मतलब आपके सी कोस्ट की तरफ होता है। तो सी कोस्ट की तरफ क्या होता है, एक समान होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ होता है, लगभग कुछ समांतर होता है, लगभग प्लेन होता है, इसलिए इसके केस में कोइंसाइड कर जाते हैं। और वर्टिकल जो ओवर हैंगिंग क्लिफ है, ओवर हैंगिंग में थोड़ा सा इधर उधर जा करके हो जाता है, इस वजह से इसमें ऐसा आता है। तो डायग्राम आपको बस क्लियर होना चाहिए, आंसर आपको एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ओवर हैंगिंग क्लिफ को हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है ना सारी चीज़ें। तो ये एग्ज़ाम में ओवर हैंगिंग का एग्जाम्पल बहुत पूछा गया है, ये आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार पूछा गया है कि ओवर हैंग, टू लाइन्स इंटरसेक्ट किस में होगा, ओवर हैंगिंग में होगा, कोइंसाइड किस में करेगा, क्लिफ में करेगा। तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर। सबसे लास्ट टॉपिक आज का है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, डायग्राम आपने बना लिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। आप अलग अलग कलर से बना सकते हो, जो भी आपको सही लगे। सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्लिफ है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बट मेरे को सब कुछ पढ़ाना था ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़, तो अब आपको वर्टिकल क्लिप थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ से क्वेश्चन तो निकल के आता ही आता है, ठीक है। तो मैं सारे एक एक करके लिखवाता हूँ, आप मेरे साथ लिखोगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर लाइन, कंटूर लाइन। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर लाइन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आते हैं। ऑल द पॉइंट्स ऑन कंटूर हैव, पहला पॉइंट है ऑल द पॉइंट्स ऑन अ कंटूर लाइन, ऑन अ कंटूर लाइन्स, ऑन अ कंटूर लाइन हैव द सेम एलिवेशन, have the same elevation, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, फुल स्टॉप। सेम एलिवेशन, द एलिवेशन ऑफ द कंटूर, द एलिवेशन ऑफ द कंटूर, द एलिवेशन ऑफ द कंटूर are indicated either by are indicated
are indicated either by inserting the figure in a break in the respective contour ठीक है। तो ये जानकारी आपको दे दी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कंटूर आर प्रिंटेड क्लोज टू द कंटूर, या ऐसा कह सकते हो व्हेन नो वैल्यूज इज प्रेजेंट इट इज इंडिकेटेड अ फ्लैट ट्रेन। अगर आपको मान लिया कोई भी यहाँ पे वैल्यूज नहीं आती हैं इन द रिस्पेक्टिव कंटूर आर प्रिंटेड क्लोज टू द कंटूर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज कंटूर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज व्हेन नो वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन नो वैल्यू अगर आपके पास नो वैल्यू इज प्रेजेंट, when no value is present it indicates a flat train। अगर आपका मान लिया कि कोई कंटूर बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब हुआ, अगर मान लिया कोई क्लोज कंटूर नहीं बनना है, इसका मतलब हुआ कि आपका जो ग्राउंड है वो फ्लैट है, ठीक है। ओके, फ्लैट ट्रेन, फ्लैट समतल है एकदम मैदान, ट्रेन है, ठीक है, फुल स्टॉप। 0 मीटर कंटूर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकता है एग्जाम में, नोट करके लिख लीजिएगा। 0 मीटर कंटूर, 0 मीटर कंटूर line represents the coast line। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कोस्ट लाइन। तो आपके जो 0 लाइन आपका कंट्रोल होगा, 0 मीटर कंटूर होगा, उसे बोलते हैं कोस्ट लाइन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा, टू कंटूर लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, ये बहुत पूछता है। टू कंटूर lines do not intersect each other। जैसे दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को, दो मैग्नेटिक लाइन, 2 इलेक्ट्रिक लाइन से एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, सेम वैसे यहाँ पे भी है। बट यहाँ पे कुछ असम्पशंस हैं जैसे ओवरहैंगिंग और ये सारी चीज़ें। इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सेप्ट का मतलब अपवाद है यहाँ पे। एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में अभी आपने देखा क्या हुआ था, वहाँ पे हमने देखा कि हमारे केस में क्या हुआ था कि एक दूसरे को कट कर रहे थे, तो वो सिर्फ ओवरहैंगिंग के केस में हो सकता है, ठीक है। और अ केव, गुफा हो सकती है कोई, पेनिट्रेटिंग अ हिल साइड, कोई गुफा है कहाँ पे, कोई गुफा है आपकी कोई हिल साइड में, तो उस साइड में आप देख सकते हो, वहाँ पे ऐसा हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है अ कंटूर लाइन मस्ट क्लोज, थर्ड पॉइंट है अ कंटूर लाइन must close, a contour line must close onto itself
जहाँ से वो स्टार्ट हुई है वहाँ पे वो बंद भी होनी चाहिए। ऑन इट सेल्फ, नॉट नेसेसरी विद इन द लिमिट ऑफ, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, ठीक है, दैट इज नॉट नेसेसरली, नेसेसरली within the limits of, within the limits of a map। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस मैप में आपका ये अकर करे। जो मैप आपने बनाया हो सकता है उससे बाहर भी निकल जाए, तो आपने जो कंटूर बनाया वो क्लोज तो होना चाहिए। जैसे आपने स्टार्टिंग किया यहाँ से, तो ये आकर के क्लोज तो करना चाहिए, लेकिन हो सकता है जो मैप आपका उससे बाहर भी जा सकता है। नॉट नेसेसरली विद इन द लिमिट ऑफ मैप, मैप से बाहर भी जा सकता है, बिल्कुल सही है। फोर्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली स्पेस्ड कंटूर रिप्रेजेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्वली स्पेस्ड कंटूर्स, इक्वली स्पेस्ड कंटूर रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म, रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म। भाई इक्वली स्पेस तभी होगा जब उनके पास में यूनिफॉर्म क्या होगा, कंटूर इंटरवल होगा। यूनिफॉर्म स्लोप या यूनिफॉर्म कंटूर इंटरवल, यूनिफॉर्म स्लोप एंड कंटूर्स, यूनिफॉर्म स्लोप हो सकता है एंड आ यूनिफॉर्म कंटूर। आपके कंटूर यूनिफॉर्म अगर हैं तब के केस में आपका इक्वली स्पेस होगा। जैसे उनके बीच में जो इंटरवल है वो समान होना चाहिए, उनके बीच में इंटरवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। चल, कंटूर्स दैट आर वेल अपार्ट, दैट आर वेल अपार्ट, तो ये आपके काफ़ी दूरी दूरी पे होंगे, जो कंटूर्स होंगे वो थोड़ा दूर दूर होंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, बट स्टीप में ऐसा नहीं होगा, स्टीप में थोड़ा क्लोज आएंगे। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। दैट आर वेल अपार्ट, दैट आर वेल अपार्ट, काफ़ी दूरी होगी। इंडिकेट अ जेंटल स्लोप, ये आपको बताएंगे इंडिकेट अ जेंटल स्लोप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। अ सेट ऑफ क्लोज कंटूर्स, अ सेट ऑफ दैट इज क्लोज्ड, सेट ऑफ क्लोज कंटूर, set of closed contours with higher figure inside, higher figure या RL लिख सकते हो, higher figure या RL inside and lower, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, दैट इज लोअर। तो ये तो अभी डायग्राम से आपको क्लियर हो चुका है, पहले भी बना चुका हूँ। एंड लोअर फिगर्स आउटसाइड इंडिकेट्स, फिगर्स या ब्रैकेट में RL लिख दो, फिगर्स ऑफ आउटर RL आउटसाइड इंडिकेट, ये क्या प्रदर्शित करते हैं, इंडिकेट्स, ये आपका RL थोड़ा ज़्यादा होगा, इंडिकेट्स अ हिलॉक, ये भी पढ़ाया था आपको। तो ये तभी समझ में आएगा, नहीं पहले तो हिलॉक बोल देते, समझ में नहीं आता, अब हिलॉक समझ सकते हो, हिलॉक। वेयर एज इन केस ऑफ डिप्रेशन, वेयर एज इन केस ऑफ डिप्रेशन, इन केस ऑफ डिप्रेशन, अगर आपका डिप्रेशन है, लाइक डिप्रेशन लाइक लेक, ठीक है, रवाइन एटसेट्रा, ये सारे केस हो सकते हैं, ठीक। हायर फिगर एट आउटसाइड, इस केस में हायर फिगर का मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हो RL, हायर फिगर या RL एट आउटसाइड, ठीक है। लोअर फिगर इनसाइड, तो लोअर फिगर हमारे कहाँ पे रहेंगे, इनसाइड में। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
ठीक। दो प्रॉपर्टीज़ की और हैं, लिखते हैं, फिर कुछ और बातें लिख लेते हैं, अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। तो देखो जो बातें मैं लिखा आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन ज़रूर निकल जाएंगे, क्योंकि इतना कंटेंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, भले टाइम लग जाए लिखने में आपको, लेकिन एक बार अच्छे से अगर समझ जाते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। ठीक है, चल देखिए सब थ्योरेटिकल टॉपिक हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत जल्दी 10 सेकंड में आंसर लगा के आगे निकल जाना है। ठीक है, तो सर्वे में 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 9-10 तो आपके सही होने चाहिए, एक आधा तो गलत हो सकता है, लेकिन कम से कम इतने तो आपके सही होने ही चाहिए। है कुछ नहीं, सब कुछ डायग्राम से समझना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कंटूर जितना अच्छा से डायग्राम से आप क्लियर कर सकते हो उतना बेटर रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो कह रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ वाटर शेड, 6 पॉइंट है। अ वाटर शेड और रिज लाइन, और इसको रिज लाइन भी बोलते हैं, रिज लाइन। डायग्राम तो आपको दिखाया था रिज लाइन का मैंने, देखो इस तरीके से डायग्राम जो बनता है ना, देखो ये इस तरीके से मैंने बना दिया। तो इनको ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी इसे बोलते हैं रिज लाइन। दिस इज रिज लाइन, दिस इज सैडल होता है। ये पॉइंट क्या होता है? सैडल, जो सबसे नीचे का होता है सैडल। सैडल अंडमान निकोबार में उत्तरी अंडमान की जो है ना सबसे ऊंची चोटी सैडल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्लियर। वाटर शेड और रिज लाइन, लाइन ज्वाइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सीरीज। ये तो आपको पता है, रिज लाइन जो माउंटेन के सबसे ऊंचे वाले पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे इसके पीछे भी एक माउंटेन होगा, इसके पीछे माउंटेन होगा, तो इनको सबको ज्वाइन करने से जो भी, मतलब ऐसे समझ लो एक माउंटेन ये है, इसके पीछे एक है, इसके पीछे एक है, तो इनको ज्वाइन कर दोगे तो इसे रिज लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिज लाइन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, जैसे आपका माउंटेन एवरेस्ट है, उसको ज्वाइन करते चले जाओगे उनके लाइन को, तो इसे बोलते हैं रिज लाइन। क्या बोलते हैं? रिज लाइन। ठीक है, चल लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सीरीज ऑफ द हिल, ये तो पता है, तो रिज लाइन मैं नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है। तो रिज लाइन, ठीक है, सीरीज ऑफ पॉइंट्स एंड द वैली लाइन, एंड द वैली लाइन, जो आपकी वैली लाइन होती है, एंड द वैली लाइन क्रॉस द कंटूर्स एट राइट एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वाटर शेड और रिज लाइन एंड जो भी आपका वैली लाइन होगा, ठीक है, वैली लाइन, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, दीज आर लाइन्स क्रॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस ईच अदर, क्रॉस द कंटूर्स, क्रॉस द कंटूर्स, ठीक है, क्रॉस द कंटूर्स एट राइट एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल, तो अच्छे से पढ़ लेना। वाटर शेड, रिज लाइन एंड द वैली लाइन, तो चाहे रिज लाइन की बात करें या वैली लाइन की बात करें, क्रॉसेस द कंटूर एट, देख सकते हो आप, देखो ये क्या हो रहा है कि आप एक दूसरे से 90 पे कट करेंगे। ये जो आप बनाते हो ना, ये आप एक दूसरे से 90, इस तरीके से अगर आपने सपोज दैट ये माउंटेन है, सबको ज्वाइन करके आपको बनाना है इस तरीके, तो इनको जब ज्वाइन करोगे तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे ही कट करते हैं। तो ये जो आपके कंटूर्स हैं ना, एक दूसरे से ये आते हैं यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी सैडल बनाते हो वहाँ पे जो बात होती है, तो यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स आते हैं, दैट इज़ जो भी कंटूर्स आप बनाते हो, ठीक है, ये इसके पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं, तो इनको सबको मिला देने से जो भी पॉइंट्स बनते हैं वो एक दूसरे से क्या कर, देखो यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है, यहाँ पे आकर के ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री। इसीलिए जो आपके रिज लाइन हो, यहाँ पे भी जो होगा, देखो यहाँ पे भी जो होगा, ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, तो इससे बनने वाला जो कंटूर भी होगा वो भी आपका 90 डिग्री पे कट करेगा। नेक्स्ट 7th पॉइंट है, इर्रेगुलर कंटूर रिप्रेजेंट अनइवन ग्राउंड, दैट इज इर्रेगुलर, जो इरेगुलर कंटूर्स होते हैं जिनकी कोई रेगुलरिटी नहीं होती, कुछ जो कंटूर का इंटरवल है वो अलग अलग आने लग जाता है। इरेगुलर कंटूर
irregular contours represents uneven ground, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अनइवन ग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, चल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेगा आपसे कि इरेगुलर कंटूर किस में होते हैं? इवन ग्राउंड में होते हैं, जेंटल स्लोप में होते हैं, कैसे में होता है? लास्ट है, दैट इज 8.1, द डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट स्लोप, द डायरेक्शन ऑफ स्टीप, दैट इज डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट, जो सबसे ज़्यादा स्लोप वाला होगा, दैट इज स्टीपेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट स्लोप steepest slope is along the shortest distance, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, along the shortest distance between the contours, ठीक है, between the contours, clear, between the contours, the direction of the steep slope at the point, next है, इसी में ही है, the direction of the steepest slope, the direction of the steepest slope at a point on a contour is therefore at right angle to the this is the right angle to the contours, ये भी ध्यान रखिएगा। तो द डायरेक्शन ऑफ द स्टीप स्लोप इज अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कंटूर्स, दो कंटूर्स के बीच में, जैसे दो कंटूर आपने बनाए, मान लें कि बहुत स्टीप ग्राउंड है इस तरीके से, तो ये आपके कंटूर्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा, इसके बाद में आप ये बनाओगे, छोटे छोटे कंटूर बनेंगे, फिर नेक्स्ट आपने ये बनाया सपोज दैट, तो आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कहना ये चाहता है कि जो आपका स्टीपेस्ट स्लोप होगा, जो सबसे ज़्यादा स्लोप होगा अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसमें सबसे कम डिस्टेंस होगी बिटवीन द कंटूर्स, वो हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है स्लोप होता क्या है, tan थीटा परपेंडिकुलर जो भी होता है, परपेंडिकुलर अपान दिस इज लंब बटे आधार होता है। तो अगर ये डिस्टेंस जितनी कम होगी, थीटा उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप देखोगे इनके बीच का जितना ज़्यादा स्टीप होता चला जाएगा, आप देखोगे जितना स्टीप होता जाएगा उसके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम होती चली जाएगी, जितना दूरी बढ़ती जाएगी, जितना एंगल आप क्लोज करते जाओगे उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इतनी प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आती। लास्ट टॉपिक आज का, उसको देख लेते हैं। तो जो क्लोजली स्पेस होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्टीप स्लोप को, और जो आपके कंटूर दूर दूर होंगे, थोड़ा सा फार अवे होंगे, वो जेंटल स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। मेथड टू प्लॉट कंटूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है। मेथड टू प्लॉट कंटूर्स, इसमें दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड जो आप जा करके फील्ड पे सर्वे करोगे उसे डायरेक्ट बोलेंगे, और इनडायरेक्ट जो मैथमेटिकल एनालिसिस होगा उसको। तो डायरेक्ट में जैसे आपका, जैसे कंटूर्स में, इसमें डायरेक्ट मेथड में जैसे पहला लिख लो, दैट इज़ डायरेक्ट मेथड। ये आपको फील्ड पे परफॉर्म करना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड में विद द हेल्प ऑफ इसमें एरिया, चेन, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। एरिया, चेन, टेप, इसकी
थियोडोलाइट, इन सब की मदद से आप सर्वे करोगे तब पता चलता है। तो बाई लेवल एंड स्टाफ इसमें पहला आता है, दैट इज़ बाई लेवल एंड स्टाफ की मदद से सर्वे करना पड़ता है। नेक्स्ट है बाई हैंड लेवल, बाई हैंड लेवल, तो ये भी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ इसके मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ इनडायरेक्ट मेथड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट मेथड। दैट इज़ इनडायरेक्ट मेथड, दैट इज इसमें कई नाम है, मेथड्स ऑफ स्क्वायर है, मेथड ऑफ स्क्वायर है, दूसरा है मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मेथड्स ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछ लेगा, और किस जगह के लिए कौन सा मेथड सूटेबल होता है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्लेन टेबल मेथड है, प्लेन टेबल मेथड। नेक्स्ट है आपका दैट इज टैक्योमेट्रिक मेथड, फोर्थ वन इज टैक्योमेट्रिक मेथड, लास्ट वन इज द टैक्योमेट्रिक मेथड। ये याद रखिएगा कि जो इनडायरेक्ट हैं वो ये हैं। अब कौन से लोकेशन पे कौन सा सूटेबल होता है उसके बारे में लिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ, दैट इज मेथड ऑफ स्क्वायर। आज मतलब आपका ये थ्योरेटिकल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, बस सिर्फ एक चैप्टर बचा है, दैट इज़ पहला है दैट इज़ मेथड ऑफ, आज का लास्ट टॉपिक है आपका मेथड ऑफ स्क्वायर, मेथड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इट इज़ सुटेबल फॉर, इट इज़ सुटेबल, इट इज़ सुटेबल फॉर, इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल ओपन एरिया, small open area, small open area where contours are required, where contours are required, contours are required, contours are required at close vertical, at close vertical, क्लोज वर्टिकल इंटरवल। तो ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, ओपन एरिया के लिए सूटेबल होता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन, मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये कहाँ पे सूटेबल होता है, मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट है मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर रोड रेलवेज, फॉर रोड कॉमा रेलवेज सूटेबल, इट इज़ सुटेबल फॉर रोड एंड रेलवेज, जहाँ पे एंड कैनाल सर्वे, जहाँ पे लेंथ के लॉन्ग आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी हो वहाँ पे क्रॉस सेक्शन मेथड को अप्लाई करिए, एंड कैनाल सर्वे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज थर्ड टैक्योमेट्रिक मेथड, दैट इज इसमें कौन सा निकल गया, प्लेन टेबल तो आप जानते हो, प्लेन टेबल भी कहाँ पे कर पाते हो, जो भी ओपन एरिया होता है वहीं पे कर पाते हैं, तो वो प्लेन टेबल भी, प्लेन टेबल मेथड, ये भी सूटेबल फॉर ओपन एरिया, सूटेबल फॉर
ओपन एरिया। बाकी सारी प्रॉपर्टी तो आप जानते हो, प्लेन टेबल कहाँ पे अप्लाई करते हो, जहाँ पे रेनी सीजन होता है वहाँ पे नहीं अप्लाई कर पाते हो। फोर्थ वन इज द लास्ट, दैट इज टैक्योमेट्रिक मेथड। टैक्योमेट्रिक मेथड, टैक्योमेट्रिक मेथड फॉर लार्ज स्केल। ये देखिए टैक्योमेट्रिक तब अप्लाई करते हैं जब हिली रीजन होता है, मतलब पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। फॉर लार्ज स्केल मैप्स व्हेन ग्राउंड सरफेस इज सॉरी, ये वाला हटा दो, इसमें पॉइंट नहीं लिखने की ज़रूरत है, मैं डिस्कस करता हूँ। इट इज़ सूटेबल फॉर, इट इज़, वो दूसरे का पॉइंट था, इट इज़ सूटेबल फॉर हिली एरियाज undulating ग्राउंड्स, जो उबड़ खाबड़ वाली जगह होंगी वहाँ पे भी ये सूटेबल हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड था इसके बारे में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, डायरेक्ट मेथड के बारे में एक पॉइंट अलग से लिख लीजिए। डायरेक्ट मेथड आप या तो वहीं पे लिख दीजिएगा, मैं अलग से लिख रहा हूँ डायरेक्ट मेथड, ये कहाँ पे सूटेबल होता है उसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। डायरेक्ट मेथड, ठीक है, इट इज़ सूटेबल फॉर लार्ज स्केल, इट इज़ सूटेबल फॉर लार्ज स्केल, ये सूटेबल हो जाता है लार्ज स्केल के लिए आपका, ठीक है। लार्ज स्केल मैप्स व्हेन ग्राउंड सरफेस इज रेगुलर। कैसा होना चाहिए? रेगुलर, ठीक है। तो इस चीज़ की जानकारी मैंने आपको दे दी, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद ही टैकल करने हैं। मैंने सारे पॉइंट लिखवा दिए हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चैप्टर के थ्योरी मतलब सारे क्वेश्चन जो हैं थ्योरेटिकल हैं, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। आप खुद से टैकल करिएगा, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये न्यूमेरिकल होता तो मैं करा देता, सारी थ्योरी इतना मतलब टाइम दिया, 3 घंटे लगभग टाइम दिया है, तो आप खुद से अगर कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि इनको क्वेश्चन का डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल हैं, वही पॉइंट्स फिर से निकल के आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है तब आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है, बाकी सब समझ में आ जाएगा। तो जितने पॉइंट मैंने आज लिखा दिए ये सारे आप अगर ध्यान रखोगे, एक तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेथड्स ऑफ स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन, ये सब। दूसरा डायरेक्ट मेथड इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल क्लिफ, ओवरहैंगिंग क्लिफ, स्टीप स्लोप, कंटूर की प्रॉपर्टी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है अगले लेक्चर में मिलेंगे, जो आपका आखिरी लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे थियोडोलाइट की, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने रखते हैं, क्योंकि अगले लेक्चर में हमको मिलना है, वहाँ पे हम बात करेंगे थियोडोलाइट की, ठीक है। ओके।